नमस्कार। लोकवाद की खास पेशकश कहानियों का काफिला के काफिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको समकालीन कहानी की सशक्त हस्ताक्षर प्रज्ञा की कहानी बुरा आदमी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में लेखिका ने एक ऐसे आदमी के मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया है जो अपने आप को बुरा आदमी नहीं बनने देना चाहता। कहानी में एक व्यक्ति सुनसान सड़क पर एक लड़की से परेशानी की हालत में मिलता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि वह बुरा आदमी नहीं है, लेकिन जब वह उसके पास आकर बैठ जाती है तो उसके हाथ के नाखून उसके शरीर के संपर्क में आता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि वह क्या कर रहा है और फिर अपने हाथ को अलग कर लेता है। तो आइए सुनिए एक दिल को छूने वाली कहानी बुरा आदमी, जिसकी लेखिका समकालीन कहानी की जाना माना हस्ताक्षर तो है ही, और उनकी कहानियाँ मर्मभेदी भी हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी बुरा आदमी आलोक रंजन पांडे की स्वर में। आज मैंने ठान लिया था, टूटेजा सर शाम के समय कोई चक्कर लगवाएंगे तो साफ इनकार कर दूंगा। कई दिन से देख रहा हूँ वो अक्सर मेरे साथ यही कर रहे हैं। सुबह के समय फील्ड का काम निपटाने जाते समय कितनी दफ़ा पूछता हूँ, सर कोई इमरजेंसी? कंधे उचकाकर मना कर देते हैं। पर जैसे ही शाम को घर निकलते समय बैग में दोपहर बाद धूल फाँक रहा खाने का डिब्बा डालने को होता हूँ, ठीक उसी समय आवाज़ आती है, देवेंद्र, फला साहब की मोटी किस्त का टाइम पूरा हो गया है, जाकर फला इलाके से कलेक्ट करता। क्लाइंट ने अभी बुलाया है, इमरजेंसी है। काम करते हुए मुझे लंबा अरसा बीत चला है, पर दिमाग की सोच और चेहरे के भावों को अलगाने का हुनर अब तक सही तरह नहीं सीख पाया हूँ। मेरा बॉस बीमा कंपनी का बेहद सफल एजेंट है। क्लाइंट को नई स्कीम बेचनी हो या मेरे चेहरे के भाव पढ़ने हो, वह दोनों में माहिर है। मुद्दत से चाहता हूँ वो मेरा मन भी पढ़े, पर उसका उसूल है मन पढ़ेगा तो धंधा खटाई में पड़ जाएगा। रोज किसी उल्टी दिशा में काम के लिए भेजे जाने से अक्सर मैं देर से घर पहुँचता हूँ। यूँ हर शाम रात में ढलने की अभ्यस्त है, पर मैं इस देर और गहरी रात का अभ्यस्त नहीं होना चाहता। ऑफिस शहर के एक कोने में है तो ठिकाना एकदम दूसरे कोने में। मैं रोज़ इनके बीच चक्कर घिनी सा घूमता रहता हूँ। आज भी वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। क्लाइंट का घर दिल्ली से सटे दूसरे स्टेट में और मेरा घर बिल्कुल अलग स्टेट में। यानी शाम के समय मैं बॉस की कृपा से 3 राज्यों में भटकता फिरूँ। उनका क्या है, जबान हिला दी। क्लाइंट के घर से मेरे ठिकाने की दूरी लंबी थी। 5:45 तो ऑफिस में ही हो गए थे। काम पूरा होते न होते दिन पूरी तरह ढल गया। साली ये भी कोई ज़िंदगी है? रोज़ मरो खपो और ज़िंदा रहो बार बार मरने खपने को। आज कोई ठीक जगह काम मिल जाए तो अभी लात मार दूंगा इस नौकरी पर। मेरी झुंझलाहट बेतरह बड़बड़ाने लगी। गुस्से और लाचारी के बीच एक यही घर बड़बड़ाहट है जो सच्ची साथी लगती है। मेरी बड़बड़ाहट नाजायज़ नहीं थी। अब रात को मेरे इलाके की तरफ जाने वाले साधन बेहद कम रह जाएंगे। या तो मैं इस तकलीफ़ को नियति मान लूँ या फिर अपने समय की रक्षा के लिए मुस्तैद हो जाऊँ। मैंने अपने समय बचाने के लिए क्लाइंट के घर से निकलते ही कैब कर ली। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ठिकाना था। कैब शहर के व्यस्त ट्रैफिक से जूझती रुक रुक कर बढ़ी जा रही थी, मानो दुनिया भर के वाहनों का सैलाब इसी सड़क पर बिछा दिया गया था। मोबाइल की बैटरी भी लो मिलने और कैब में मेरी वाली चार्जर पिन न मिलने पर मन फिर टीस उठा। कुछ देर में आगे बढ़ती कैब सीमेंटी जंगलों को पछाड़ने लगी। बाहर देखते देखते मेरी आंखों में नींद उतरती गई। रात कैब में उतरकर मुझे अपनी आगोश में लेने लगी।
न जाने कितनी देर में बेसुध रहा। कैब की अजीब घरघराहट और उसके झटके से रुकने पर मेरी नींद टूटी। सर जी, आप कोई दूसरी कैब कर लो, इसे तो सुधारना पड़ेगा, जाने कितनी देर लगेगी। मुझसे नहीं संभली तो 10 बजे यहाँ भला मुझे कौन मिलेगा, न आदम न आदम की जात। कैब का ड्राइवर परेशानी में बोला। घटती दूरी, घर पहुंचने का भरोसा और सीट पर अधलेटी मुद्रा के इत्मीनानी को कैब ड्राइवर के चंद शब्दों ने चौपट कर दिया। अगले ही पल मैंने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। क्या मतलब, दूसरी कैब कर लूं? खराब गाड़ी लेकर ही क्यों चलाता हूं? कुछ देर शांत रही मेरी झुंझलाहट ने फिर सिर उठाया। ड्राइवर सवारियों के नखरों झगड़ों का आदी था। चुप रहा। मैंने दूसरी कैब करने के लिए मोबाइल निकाला। बैटरी कम थी। मामला बीच में अटक सकने का खतरा देख मैंने फ़ोन वाले हाथ झटका और झुंझलाया, मरवा दिया तूने आज। मेरे फ़ोन से करा लो बुक। ड्राइवर ने मेरी परेशानी समझकर अपना फ़ोन आगे बढ़ाया। बस रहने दो, नहीं चाहिए मेरी तेरी मेहरबानी। मैंने जलती हुई आंखों से उसे घूरा और पैसे चुकाते हुए अपनी ठसक में आगे बढ़ गया। मेरे ठिकाने की दूरी 8-9 किलोमीटर की थी। यहाँ से ऑटो रिक्शा बस की उम्मीद करना बेकार था। शाम ढला, इक्का दुक्का बैटरी रिक्शा किस्मत वाले को मिल जाया करते थे। फिर भी उम्मीद का दामन थामकर कुछ दूरी पर किसी ऑटो के मिलने की आस में मैं पैदल चल पड़ा। मेरे लाख चाहने पर भी रात गहरा चुकी थी। भूख धीरे धीरे आंतों से लड़ाई पर उतरने लगी और मैं रास्ते की दूरी से लड़ रहा था। मेरे शहर का यह इलाका बसी हुई पुरानी कॉलोनियों की तरह शोरगुल में अभी नहीं डूबा था। पुरानी बसी हुई कॉलोनियां अक्सर दिन में ही नहीं, रात देर तक गुलजार रहती है। एक दूसरे से सटे घरों में सांस लेने से लेकर लड़े जाने वाले आगामी मोर्चों की खबरें भी पोशीदा नहीं रहने पाती, पर एक जगह अभी इस रंग में नहीं रंगी थी। शहर की सीमा पर बिल्डरों द्वारा तेजी से उठाई जा रही बहुमंजिला इमारतों से धीरे धीरे पटते जा रहे इस इलाके में फिलहाल अधिकांश बंदोबस्त अस्थायी थे। वह मजदूर जो इलाके में एक बस्ती का ख्वाब उतार रहे थे, वे कुछ समय बाद न जाने किन्हीं और ख्वाबों को पूरा करने किन अनजान रास्तों पर निकले चले जाने वाले थे। वह तमाम बिल्डर जो अभी अपने समय के एक बड़े सपने को बेच देने की फिराक में थे, इससे भी बड़े सपनों की तलाश में दौड़ाने का मंसूबा पहले से बनाए बैठे थे। उनके रचे सपनों को बिकवाने वाले एजेंटों की लंबी चौड़ी जमात जिन सुविधाजनक शिविरों में ग्राहकों के लिए बैठती थी, वे सभी पहले से ही अस्थायी थे। कुछ सपने जो लगभग तैयार खड़े थे, रोज किसी का हो जाने का राह तकते और शाम को थक कर ऊँघने लगते। यूँ कुछ किलोमीटर पर आधा उजरा एक मोहल्ला भी था, जो अब तक एक पुराने गांव का नाम अपने कंधों पर ढो रहा था। मुख्य सड़क से अंदर की तरफ कुछ किलोमीटर के फासले पर सपनों के आलीशान बियाबा में ऐसे दो एक मोहल्ले रोशन थे। शाम होते न होते पूरा इलाका किसी कोहरे की चादर में सिमट जाता। इलाके की मुर्दनी देखकर मेरे शरीर में एक अजब सी झुरझुरी दौड़ गई, पर मेरे कदम कुछ और तेज हो गए। अचानक मेरी बगल से पुलिस की एक गाड़ी फर्राटे से निकल गई। मेरे कदम ठिठके, मैं फिर बड़बड़ाने लगा। शहरों में अपराध का आंकड़ा आखिर कहाँ जाकर थमेगा? आए दिन के 24 घंटों में अपराधों की बढ़ती वारदातें जैसे शहरों में होड़ लगी है कि कौन बड़ा अपराधी है। बेहिसाब हत्याएं, वहशी बलात्कार, लूटपाट के नए से नए हथकंडे। 15 रुपये कोई कीमत होती है किसी की जिंदगी से खेलने की? पर नहीं, कीमत हर हाल में वसूली जानी है। टीवी परसों ही तो चिख चिख कर बता रहा था कि एक जिंदगी 15 रुपये भाव तुल गई। कई बार लगता है इंसान कम और वारदातें ज़्यादा है। हर चमकदार आईना पीठ पीछे मैला कुचला है। जीना जैसे रोज अपने को किसी जोखिम से निकालना हो गया है। किसी जमाने में कविताएं लिखा करता था, पर अब शहर ने मेरे शब्दों को मारकर मुझे क्लाइंट्स के टारगेट तले कब का कुचल दिया है। इस बार की बड़बड़ाहट निर्जन रास्तों में ज़्यादा उन्मुख थी, पर जैसे ही लूटपाट जैसा शब्द जुबान पर आया, मैंने हाथों से अपना पर्स टटोला। सड़क नहीं, अधिक सुनसान दिखाई देने लगी। पुलिस वैन मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मोबाइल पर उंगलियां गई और संकोच में सिमट गई।
मैं उसकी 4% बैटरी को बेकार गंवाना नहीं चाहता था। चलते चलते मैं उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब जगह जगह पीसीओ की सुविधा थी। मोबाइल ना भी हो तो कोई खतरा नहीं, बात के तार टूटते नहीं थे। फिर पीसीओ का मतलब बसावट भी था। तो हाँ, कुछ लोग चाय की गुमटी, उसके साथ सटी कोई छोटी सी दुकान, एक सुविधा दूसरी को कितनी जल्दी मिल जाती है। मेरे आगे एक टेम्पो में उनिंदा बैठा एक परिवार मुझ पर गौर किए बिना निकल भागा। सड़क भी उसको देखकर हैरान थी। खुद को अकेला पाकर भी मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है अकेला हूँ, परिवार साथ नहीं है, नहीं तो रोज मेरे इंतजार में वह भी परेशान रहते। पैदल चलकर मैंने काफ़ी दूरी तय कर ली। आगे एक छोटा सा बाजार था जिसकी तमाम दुकानें बंद हो गई थीं। बाजार सड़क की दूसरी तरफ था, मैं दूसरी तरफ जहाँ कोई दुकान न थी। कुछ दूरी पर कुछ नौजवान लड़के खड़े दिखाई दिए। मैं मन में एक पल भी कोई ख्याल न आया मुझे अकेले को देखकर कहीं ये बिना वजह हमलावर ना हो जाएं। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मेरी चाल अपने आप बहुत सतर्क और व्यवस्थित हो गई। अकेलेपन से निपटने की यह खास कला थी जिसमें बच गए तो कला सार्थक वरना बेकार। लड़कों ने एक अजीब निगाह मुझ पर डाली जिसे मैंने महसूस किया पर खुद पर हावी नहीं होने दिया। पहले उनके सामने से मैं गुजरा, दिल जोरों से धड़का। मैं कुछ आगे बढ़ा तो पीठ पर कई जोड़ी आंखों की चुभन महसूस हुई, पर धीरे धीरे एक बेसौर ठहाके ने मेरी लानत मलामत करके मुक्ति पाई। मेरी सांसें आगे बढ़कर भी संयत नहीं हुई थी। सड़क अंधेरे में तैर रही थी। मैंने यादों के दरवाजे को धकेला और जानना चाहा कि पहली बार कब अंधेरे ने मुझे बेचैन किया होगा। देर तक धूल सनी यादों का झाड़ा और महसूस किया बचपन से ही अंधेरे के साथ आशंकाओं ने अनगिनत बीज रोप दिए जाते हैं। मेरी बड़बड़ाहट ने फिर शक्ल अख्तियार की। जीवन के साथ इन बीजों के फूटने और बिहर में ढलते जाने का चक्र चलता रहता है। आखिर बचपन के किन हाथों में आशंकाओं की बिहर छांटने को दर्राती आती होगी। अंधेरे में कदम बढ़ाता मेरा मन इस समय बेचैनी से भर उठा। दिल में एक तेज भाप उठी और उसने मेरे सीने पर जैसे फफोले उड़ा दिए। अंधेरा, रात और सड़क, मैं कहाँ से लाता इन फफोलों को लिए मरहम। मैंने मोबाइल निकाला, उसने 11 का समय दिखाया। मैं बेरहम की तरह उसे ताकता रहा। मर रहे आदमी की आखिरी चीख सा वह घंघनाया और शांत हो गया। एक पल ठहरकर मैंने अंधेरे को टटोला। वह इत्मीनान से माहौल में पसर चुका था। मध्यम रोशनी उसके आगे दम तोड़ रही थी और आसपास की अनेक अम्बुज आकृतियां मुझे अपने पंजों में जकड़ने को बढ़ी चली आ रही थी। मैंने रफ्तार पकड़ ली। आगे एक मोहल्ला और उसके बाद एक लंबा निर्जन, तब मेरा ठिकाना। अंधेरे को पंजे से बचाने के लिए मैंने अपनी गति दोगुनी कर दी, पर भागते पैर कुछ ही देर में हाँफने लगे। रात में दुनिया किस कदर बढ़ जाती है यह वक्त मुझे बता रहा था। मैं रुका नहीं, बढ़ता रहा। अचानक मेरी बगल से एक आकृति बदहवास सी भागी। मैं लगभग गिरते गिरते बचा, पर मेरी एक भरपूर चीख अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। सोचने समझने की इंद्रियां जैसे जड़ हो गई। आकृति के इंसान होने पर मुझे संदेह हुआ। कितनी बार अंधेरे से बड़े अंधेरे के ख्वाब होश उड़ा देते हैं। मैं भौचक सा किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जल्दी और रोशनी की तलाश में लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा कि एक चीख मुझे सुनाई दी। इस बार मैं नहीं चीखा था, मैं ठिठक गया। आकृति और इंसान एक दूसरे से मिल जाने की कोई जुगत लगा रहे थे। मैं पलटा, फिर वापस आगे बढ़ा, फिर रुका और हिम्मत करके चीख की दिशा में बढ़ने लगा। आकृति की मरियल सी राहें मुझे रास्ते का पता दे रही थी। अंधेरे में सूझता भले कुछ नहीं, पर आवाजों के रास्ते बेहद उजले रहते हैं। कुछ दूरी पर दूसरी सड़क से नीचे की ओर एक अंडरपास दिखाई दिया, जहां मामूली सा बल्ब अपनी सारी शक्ति लगाकर भी टिमटिमा भर रहा था। आकृति मुझे वहीं दिखाई दी। मैं सड़क पार कर उसके नजदीक पहुंचा तो उसकी पीठ मेरी तरफ थे। मेरे आने से अनजान वह अपनी चोट सहला रही थी। उसके शरीर पर चुस्त कुर्ता और कंधों पर ढलके बालों ने उसकी किशोर उम्र का अंदाजा मुझे दे दिया। मैंने हौले से उसके कंधों पर जो ही हाथ रखा, उसके बदन में भयानक शिहरन हुई और उसने पूरी ताकत लगाकर कंधे से हाथ को झटका
और बिना पलटे चीख कर आगे की ओर भागी। आगे घूप अंधेरा था, वह अंधेरे में खो गई। उसकी इस हरकत पर मैं अवाक रह गया। कुछ क्षण की खामोशी के बाद मैं उसे पुकारने लगा। मुझे डर था कि वह कहीं बहुत आगे न निकल जाए। तुम भाग क्यों रही हो? यह जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं निराशा में भी लड़की की दिशा में कान लगाए रहा। वहां से लड़की के रोने की आवाज आई। उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसका तनाव अंधेरे की तरह घना महसूस हुआ, जिसके पार पहुंचने मेरे लिए असंभव था। फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। देखो, तुम डरो नहीं, भागो मत, यहां आओ। अच्छा, मैं ही आता हूं तुम्हारे पास। यहां मत आना मेरे पास, उसने दो टूक कहा। मेरा यकीन करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं यहीं खड़ा हूं, नहीं आ रहा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तो लौट कर आओ, ऐसा मत करो। वह कुछ नहीं बोली। इतनी रात यहां क्या कर रही हो इस सुनसान में? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, पर रोने की आवाज जिसे सुनकर मेरा दिल और तेजी से धड़का। देखो, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, सुनो, लौट आओ। मैं देखता रहा, पर वह नहीं आई। मेरी बात मान लो, यहां इतनी रात रहना ठीक नहीं है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे मुझे भी यहां नहीं होना चाहिए था इतनी रात। सुन रही हो तुम? ये अच्छी बातें नहीं हैं। तुम्हें भी यहां नहीं होना चाहिए था। देखो, रो मत। मैंने बोलते बोलते रुमाल निकालकर माथे पर आ गए पसीने को पोंछा। मेरी आवाज थरथरा रही थी। बेचैनी, घबराहट और उत्तेजना से मेरी आवाज भर गई। मैंने महसूस किया मुझे अपनी आवाज बहुत भीतर से आती हुई सुना दे रही थी। कितना मुश्किल होता है न यह साबित करना कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। उस तरफ से आवाज का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मन में ख्याल आया, छोड़ देता हूं इसे यहीं। अरे नहीं नहीं, मन ने डपटा। सुनो, तुम डरो नहीं, आओ ना इधर, आओ, घबराओ नहीं। मुझे बताओ क्या बात है। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, किसी से नाराज होकर आई हो क्या? इस बार कदमों की आहट मुझ तक पहुंची। वह अंदर पास की ओर लौट रही थी। अपनी बेचैनी में मैं एकदम चुप रहा, कहीं मेरे शब्द उसका इरादा न बदल दे। आकृति संकोच में पास आती गई। जब वह मेरे हाथ बराबर दूरी पर था तो मैंने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यकीन करो। वह चुप थी। रोने के कारण कुछ पल बाद निकल रही उसकी सिसकी ही उसकी आवाज़ थी, जिससे मुझे बहुत कुछ समझना जानना था। वह अब भी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने उसके चेहरे पर नज़र गड़ाई तो उसकी सूजी हुई आंखें दिखी। सीधी आंखें के ऊपर एक चोट का निशान भी था। मेरी घबराहट लगातार बढ़ रही थी। फिर भी मैंने पूरी शक्ति बटोर कर कहा, मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैं आपको जानती हूं। मैं चौंक गया। मुझे? कैसे? सावधानी से लैस होकर मैंने उसका चेहरा टटोला। मुझे हैरानी हुई। कहाँ देखा है इसे? कौन है ये? मैं कब और कैसे मिला था इससे? मन में अनेक सवाल उछाल मारने लगे। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुझसे ऐसे पूछा जैसे मुझे अच्छी तरह जानती हो, पर मुझे वह क्यों याद नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया कि उसका स्वर और शरीर पहले के मुकाबले स्थिर सा हुआ है। तुम कैसे जानती हो मुझे? आखिरकार मैंने पहचान में असमर्थ अपनी नज़र की हार मान ही ली। आपको मैं याद नहीं? पहले आप रहते थे हमारे मोहल्ले में, यहीं पास में। दीक्षित अंकल के घर आते थे, वहीं तो मेरा घर था। याद नहीं आपको? मेरे पापा की दुकान थी उसी मोहल्ले में। मैंने जोर मारा तो दीक्षित जी तो याद आए। भले व्यक्ति थे। वह दुकान और उसका एक पैर से बेकार दुकानदार याद आया। उसकी सुंदर बीबी भी याद आई। याद आई उसके संग रहती एक लड़की। अरे तुम? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। कमाल है, तुमने मुझे पहचान लिया इस घुप अंधेरे में भी। एक पल की राहत के बाद मैं फिर बेचैन उठा। पहचान के घेरे किस कदर फिक्रमंद होते हैं। तुम घर से दूर इतनी रात गए, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सवाल के जवाब में वह खामोश खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। घर क्यों नहीं जाती हो? चलो मैं संग चलता हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। मैंने कहा, पर मेरे शब्द उसकी चुप्पी नहीं पिघला सके। शायद
मेरे सवालों ने उसे काठ की गुड़िया बना दिया था। मैं कुछ देर खड़ा रहा, वह भी खड़ी रही। मैं अचरज में था, उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। मेरे आगे दो ही रास्ते थे, या तो मैं उसे छोड़कर अपनी राह निकल जाऊं या फिर इसके घर पहुंचा दूं। चलो। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर क्यों? उसने गहरी सांस ली, एक घूंट सा भरा। बस। एक क्या बात हुई? देखो, कई बार घर में कुछ बातें हो जाती हैं, पर इससे क्या कोई घर छोड़ देता है? मैं नहीं जाऊंगी। आप जाओ, आपको जाना है तो। इस बार उसके शब्द सख्त थे। मैंने महसूस किया उसके शब्दों में मेरे पैरों की जंजीर सी डाल दी। ऐसा लगा जैसे नीचे जमीन ही नहीं है। देखो, मैं ऐसे नहीं जा सकता, खास तौर पर अब तो नहीं। मुझे बताओ ना, क्या बात है? मैंने कहा। मेरे स्वर की दृढ़ता भांप कर वह बोली, आप मेरे साथ बैठोगे कुछ देर? झिझक में लिपटा उसका सवाल मुझे घूरने लगा। यहाँ? हाँ हाँ। लड़की ने मिलने पर अंधेरा कुछ समय के लिए मुझसे दूर हो गया था, पर उसके सवाल के साथ वह फिर नमूदार हुआ। रात कितनी घिर गई है। मैं फिर आशंकाओं में घिरने लगा। अंधेरे जगह जगह घात लगाए बैठे थे। मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। अंडरपास छोड़कर हम आगे बढ़े। मेरा यकीन कहता था कि रात के सफ़र ने कैलेंडर के हिस्से में नया दिन उगा दिया होगा। बैठने जगह तलाशते हम कुछ दूर चुपचाप चले। काफ़ी आगे अंधेरे में नहाया एक पार्क दिखा। पार्क तो क्या, उजाड़ ही था। टूटी मुंडेर से हम अंदर हुए और जर्जर से बेंच पर जा बैठे। दूर दूर तक रोशनी की कोई जुगनू भी नहीं था। ऊपर चांद की बारीक फांक और नीचे हम दोनों। वहां बैठकर मुझे अपने पैरों की थकान का जबरदस्त एहसास हुआ। दोनों हथेलियों से मैं अपने पैर दबाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यशु है। आप भूल गए। तुम्हें यहां अकेले डर नहीं लगा यशु? पहले लग रहा था, अब? यशु के शब्द ने आखिर मेरे भरोसे की डोर को थाम लिया था। मैं घर से भाग आई हूं, अब मेरा मन वहां नहीं लगता। मैंने अंधेरे में ही उसकी चेहरे की रेखाएं टटोली। वहां घर से लगाव की कोई रेशा मुझे न दिखा। वो बामुश्किल 15-16 वर्ष की ही तो होगी। मैं हकबका गया था। अब क्या करूंगा? मेरा दिमाग चौगुनी रफ्तार से काम कर रहा था। यहाँ आसपास कोई फ़ोन भी नहीं था, और फ़ोन होता भी तो इसके घर का नंबर कहाँ था मेरे पास? कैसे खबर करें इसके घर? मेरी चिंताओं को किसी करवट चैन न था। आज पापा ने मुझे बहुत मारा। मैं नहीं जाऊंगी घर। उसकी दृढ़ता भांप कर मुझे कोई सही जवाब नहीं सूझा, पर मेरी खामोशी उसे चुभ न जाए और कारण पूछना अखरे नहीं, इसलिए मैंने कहा, हाँ, होता है ऐसा कई बार। कुछ देर एक लंबी खामोशी हमारे बीच रही। फिर वह बोली, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, पर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सुनकर मैं सटपटाया। लड़की उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थी। कुछ क्षण रोककर मैं बोला, हाँ, इसमें क्या बात है? तुम भी बहुत अच्छी हो। नहीं, आप सच में मुझे बहुत पसंद हो। आप जब दिखते थे मोहल्ले में, मैं चाहती थी आपसे कभी बात करूं। इस बार लड़की की आवाज़ कम लर्जी। सकुचाई तो कतई नहीं। अब तक वह पूरी तौर पर संयत हो चुकी थी। मेरे यकीन की हद के भीतर उसकी कंपकपी, रुलाई और डर की हर दीवार ढह रही थी। लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं, हम क्या बात करेंगे? अब तक मैंने जान लिया था कि इससे डांट डपट नहीं की जा सकती, और समझाना भी अभी बेकार रहेगा। फिर इस रात में, इस बियाबां में इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? यही सब सोचकर मैं उसकी बातें पूरी धैर्य से सुनता रहा, ऐसे कि उसे लगे कि मैं उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा हूं। उसके पास अनंत बातें थीं, धरती से लेकर चांद की, हवाओं से लेकर दरियाओं की, आग से लेकर फूल की। वह जिस गति से बोले जा रही थी, उस गति से मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी चिंता को भरसक छिपा रहा था। मैंने कभी इतने तारे एक संग नहीं देखे। तारे तो क्या, मैंने रात के इस वक्त भी कभी आसमान भी नहीं देखा था। कितना सुंदर है यह आसमान। वह पूरी बेफिक्री में आसमान को निहार रही थी। मैं सोचने लगा, कितना फर्क है कुछ देर पहले की और इस समय मेरे साथ बेंच पर बैठी इस लड़की में। सिर उठाकर आसमान को देखने लगा तो लगा जाने कितने वर्षों बाद मैं भी एक पूरा आसमान देख रहा हूँ। आसमान में बिखरे चिंदी चिंदी तारों को देख रहा हूँ।
अंधेरा भी खूबसूरत हो सकता है। आज के तमाम बुरे अनुभवों में ये पहला सुकून मेरे ज़हन में दर्ज हुआ। हम दोनों बिना कुछ बोले देर तक अपने हिस्से का आसमान और आसमान के हिस्से के चांद तारे निहारते रहे। शाम ढलने के बाद केवल यही क्षण था जब सारी चिंताएं आसमान ने पड़े धकेल दी। समय अंधेरे के नुकीले सिर घिसने लगा। लड़की फिर बोलने लगी। उसके पास किस्सों की कमी नहीं थी और किस्सों के सिरे के बिना किसी तरतीब से वह जोड़े एक पगडंडी से दूसरी से तीसरी पर बेधड़क बढ़ती गई। कुछ समय बाद बोलते बोलते उसका स्वर मंद पड़ने लगा। मैंने उसका उनिंदापन भांप लिया। बोलते बोलते उसने अपने दोनों पैरों को बेंच पर सिकोड़ कर रखा। वह मेरे नज़दीक आई और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। धीरे धीरे आसमान को निहारते हुए उसकी आंखें मूंदी और वह सो गई। मैं खामोश रहा। अपने हिलने डुलने को मैंने बेहद नियंत्रित कर लिया कि लड़की की नींद में कोई खलल न पड़े। मैंने इस कदर अपने कंधे को उचका लिया था कि उसका सिर उसमें पूरे इत्मीनान से अटका रहे। मैं उसकी राहत की तमाम कोशिशें कर ही रहा था कि मेरा खून सूख गया। अचानक मन में ख्याल आया कि यदि यहाँ कोई आ जाए तो हम दोनों को देखकर क्या सोचेगा। उसकी नाबालिग उम्र और आदमी की उम्र में का मैं चिंता करने लगा। किसी भी सोचने वाले के मन में ओछा इरादा ही सिर उठाएगा। सोचते हुए आदतन मेरे नाखून दांतों के तले चले गए। मैं उन्हें काटने लगा। बचपन से मेरी परेशानी है, चिंता सवार होती है तो मैं नाखून कुतरने लगता हूँ। मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैंने क्यों डांट डपट से इसे सीधा नहीं किया, क्यों आ बैठा इसके साथ। अपने सवालों के साथ मैं बेहरकत कुछ देर बैठा रहा। मन में फिर एक सवाल पौधा। इस लड़की ने मुझसे ये क्यों कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस बार मैंने नज़र भरकर उसके चेहरे को देखा, पर चेहरे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके सिर के दबाव को अपने कंधे पर और ज़्यादा महसूस किया। वह गहरी सो चुकी थी। वह मुझसे सटी रही। उसके सारे शरीर का भार मुझ पर ही था। रात की उस हल्की ठंडक में मैं उसकी गर्माहट महसूस कर रहा था। उसकी सांसें मेरे कंधों को सहला रही थी, जैसे रात की ठंडक में एक गर्म भाप मेरे कंधों को छू रही हो। यही नहीं, उसकी सांसों की आवाज़ को मैं बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा था। मेरे पूरे बदन में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने अपने सूखते गले में एक घूंट भरा। थूक निकला। मैं उसके बेहद नज़दीक था। मेरा हाथ उसके कुर्ते के किनारे को छू रहा था। थोड़ी देर में वह किनारा मेरे नाखून के नीचे था। मैंने महसूस किया कि नाखून बढ़ रहा है, नुकीला, खूंखार और निर्मम। मैंने गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। मैंने देखा उस वीराने में बहुत सारे नाखून उठ रहे हैं, खून से सने। मैं बहुत सारी गहरी आंखें आग से दहकती हुई महसूस कर रहा था। उस वीराने में कोई जोड़ी हाथ उगने लगे हैं। सब तरफ अंधेरा था। मैंने झटके से आंखें खोली, अपने सांस को महसूस किया। मैंने अपने हाथ को देखा और चुपचाप लड़की के कुर्ती के किनारे से उसे अलग किया। मेरी हथेली पसीज गई। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और आंखें गिराकर देखा। उस वीराने में कोई नहीं था, न हाथ, न आंख और न ही नाखून। मैंने एक हाथ से अपनी आंखों को साफ किया और बुदबुदाया, बुरा आदमी। मैं हल्के से मुस्कुराया। फिर से मेरे शब्द मुझे सुनाई दिए, बुरा आदमी। कहीं दूर चूड़ियों की चहकने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा आसमान की धरती चटकने लगी है और उसकी कालिमा धुंधला रही है। कैसी लगी आपको यह कहानी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।